हेलो फ्रेंड, दिस इज पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल PKMNS। तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले लेक्चर में क्लास 6 की पॉलिटी स्टार्ट की थी और फर्स्ट लेक्चर विविधता यानी कि डाइवर्सिटी को कंप्लीट किया था। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, विविधता एवं भेदभाव यानी कि डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो हमने पिछले लेक्चर में डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में हमने ये डिटेल में डिस्कस किया था कि जो हमारा देश है बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ देश है। यहाँ पे पूरे संसार में 8 धर्म होती हैं और उस 8 धर्म के अनुयायी हमारे देश में पाए जाते हैं और यहाँ पे 1600 से भी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है जो कहीं ना कहीं की मातृभाषाएं हैं और यहाँ पे 100 से ज़्यादा प्रकार के नृत्य होते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के आप जान सकते हैं कि हमारा जो देश है वो कितना ज़्यादा विविधताओं से भरा हुआ देश है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये विविधता जो होती है वो हमेशा खुशी का कारण नहीं होती है। कभी कभी हम उन लोगों से मिलकर खुशी या आसपास महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह कपड़े पहनते हैं, हमारी तरह बोलते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे लोगों से मिल जाते हैं जो कि हमसे बिल्कुल भिन्न होते हैं, तो उनसे मिलकर हमें बहुत अजीब और अपरिचित सा लगने लगता है। यानी कह सकते हैं कि हम अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास प्रकार की राय बना लेते हैं। जैसे कि अगर बहुत से लोग ग्रामीण लोग को देखेंगे तो कहेंगे कि अज्ञानी होते हैं ग्रामीण लोग को, और शहरी लोग को देख के कहेंगे कि ये बहुत आलसी होते, कंजूस होते और पैसों के पीछे भागते हैं। जबकि ऐसी कोई बात नहीं कि एकदम कंफर्म हो कि जो ग्रामीण लोग होते हैं अज्ञानी होते हैं और जो शहर के लोग होते हैं बस पैसे के पीछे भागते हैं, यानी कि आलसी या कंजूस होते हैं। कह सकते हैं कि अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास प्रकार की राय बना लेना ही क्या कहलाता है? पूर्वाग्रह। यानी फिर से पूर्वाग्रह डिस्कस कर लेते हैं कि अपने से अलग दिखने वालों के बारे में एक खास प्रकार की राय बना लेने को ही कहते हैं पूर्वाग्रह, जो कि नकारात्मक होता है। जैसे कि ऐसे भी कह सकते हैं कि आप किसी काम को करने का एक तरीका पसंद करते हैं तो आप और कोई तरीका पसंद नहीं करते हैं, तो आप उसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे जो उसी काम को दूसरे तरीके से करते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ये क्या एक पूर्वाग्रह का एग्जाम्पल हुआ, ठीक है। और एक नेक्स्ट है कि अगर आप मान लीजिए कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं और सभी लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, तो आप उसकी इज्जत नहीं कर पाएंगे जो इंग्लिश के अलावा अनदर लैंग्वेज बोलते हैं। यानी कह सकते हैं कि किसी चीज़ या किसी के बारे में एक खास प्रकार की राय बना लेना कि यही सही है और दूसरा सही नहीं है, तो और अपने मन में बैठा लेना कि यही सही है दूसरा सही नहीं, तो इस प्रकार की जो धारणा को कहते हैं कि आप पूर्वाग्रही हो चुके हैं। पूर्वाग्रही होकर आप एक ही चीज़ को सही बता रहे और अनदर चीज़ को सही नहीं बता रहे, जबकि ये क्या नकारात्मक है। तो इसे कहते हैं पूर्वाग्रह, ठीक है। जब आप एक चीज़ को या एक लोग को देखकर उसके बारे में एक धारणा बना लेते हैं कि वही सही और अनदर जो है सही नहीं है, तो उसे क्या कहते हैं? पूर्वाग्रह, ठीक है। और अगला हमारा रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। तो रूढ़िबद्ध धारणा किसे कहते हैं? जब आप सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं तो उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। जैसे कि आप एग्जाम्पल, आप किसी फॉरेन कंट्री में गए, वहाँ से किसी एक पर्सन से मिले जो आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो जब अपने देश में लौट कर आएंगे तो आप यही कहेंगे कि जिस कंट्री में आप गए थे उस कंट्री के लोग अच्छे नहीं होते, लोगों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते। यानी कि आप एक पर्सन को देखिए, उस कंट्री के बारे में धारणा बना लें कि उस देश के लोग जी क्या होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है। यानी कि किसी एक चीज को देखकर उस पूरे समूह के बारे में एक धारणा बना लेना, उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम परिवार के लोग होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि नहीं लेते, ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, या तो वो स्कूल नहीं भेजते और स्कूल भेजते हैं तो जल्दी स्कूल से निकाल लेते हैं। जबकि ऐसी कोई बात नहीं, अध्ययन के अनुसार पता चला है कि जो मुस्लिम परिवार होते हैं वो ज़्यादातर गरीब होते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। यानी कह सकते हैं कि रूढ़िबद्ध धारणा इसे कहते हैं कि जब आप किसी एक चीज को देखकर उस पूरे समूह के बारे में एक धारणा बना लेते हैं, उसे कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। थर्ड हमारा क्या टॉपिक है? थर्ड टॉपिक है भेदभाव और असमानता, ठीक है। तो फ्रेंड्स, जब आप किसी को, अब भेदभाव डिस्कस कर लेंगे। भेदभाव होता है क्या? जब आप किसी को किसी गतिविधि में जाने से रोकते हैं तो उसे कहते हैं भेदभाव। जैसे आप मान लीजिए कि लड़कियां और लड़की को जाने से रोक करके तुम इसमें नहीं जा सकते क्योंकि जैसे मान लीजिए आप कह रहे हैं कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती और लड़के हवाई जहाज उड़ा सकते, तो ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप अपने मन से बोल दे रहे कि लड़कियां हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती
क्योंकि अब उसको जाने से रोक रहे कि तुम मत जाओ क्योंकि तुम हवाई जहाज नहीं उड़ा सकती। तो उसे कहते हैं भेदभाव, कि किसी को किसी गतिविधि में किसी को जाने से रोकना, उसे कहते हैं भेदभाव, या ठीक है। और असमानता किसे कहते हैं? असमानता उसे कहते हैं जब आप दो लोगों के बीच आर्थिक पृष्ठभूमि से दो लोगों के बीच अंतर हो तो उसे कहते हैं असमानता, ठीक है। तो भेदभाव बहुत होता है, जैसे भेदभाव जाति व्यवस्था के आधार पर भी होता है कि जैसे कि आप ये भेदभाव कर रहे हैं कि आप जिस कप में चाय पीते हैं आप दूसरे जाति के लोगों को उस कप में चाय पीने नहीं दे रहे हैं, तो उसे क्या कहेंगे? भेदभाव कहेंगे। या फिर आप किसी को मोहल्ले में रहने नहीं दे रहे हैं, उसे कहेंगे भेदभाव। या फिर एक ही हैंडपंप से किसी और को पानी नहीं दे रहे हैं, तो उसे कहेंगे भेदभाव, ठीक है। और जाति व्यवस्था के आधार पर ऐसे भेदभाव होता है, बहुत पहले होता था, बहुत पहले। देखिए बहुत पहले हमारी जो सोसाइटी को एक जाति व्यवस्था के आधार पे एक सीढ़ी के रूप में रखा गया था। जैसे कि एक मान लीजिए सीढ़ी है, ठीक है। सीढ़ी के जो सबसे ऊपर था वहां पे ब्राह्मण को रखा गया था। क्या? ब्राह्मण। उसकी जो सेकेंड था उसे वहां पे क्षत्रिय रखा गया था, क्षत्रिय को रखा गया था। जो थर्ड थे वहां पे व्यापारी को रखा गया था, बिजनेसमैन। और जो फोर्थ थे वहां शूद्र को रखा गया था, ठीक है। ऐसे एक सीढ़ी बनाई गई थी, ठीक है। बनाई नहीं गई थी, ऐसे जाति व्यवस्था को रखा गया था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेंगे, उसके नीचे क्षत्रिय रहेंगे, उसके नीचे व्यापारी रहेंगे, उसके नीचे शूद्र रहेंगे। और जो यहाँ पे सबसे जो नीचे रहेगा वहाँ पे हरिजन यानी कि दलित लोग रहेंगे। ऐसा पहले सोसाइटी को बांट दिया गया था बहुत पहले। तो उस आधार पर भी हमारे जो देश में भेदभाव होता था, ठीक है। जैसे कि बहुत पहले कहा जाता है कि जो दलित है, जो नीचे के लोग हैं, जो दलित है वो उनको मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था कि आपको मंदिर में आप गंदे, अगर आप मंदिर में प्रवेश जाएंगे तो जो मंदिर है वो अपवित्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बहुत जाति व्यवस्था के आधार पर भी बहुत लोगों में भेदभाव होता था। या फिर ऊंचे घर के जो लोग हैं उनके घर में आपको नहीं जाना है, या फिर आपको एक निश्चित काम दे दिया जाता है कि वही आपको काम करना है, उसके अलावा आपको कोई काम नहीं करना है। या फिर आपको गांव से मरे हुए जानवरों को हटाना, यही सब काम जो दलितों का रहता था, ठीक है। दलितों का रहता था। अब ये देखिए कि दलित नाम कैसे पड़ा, ठीक है। तो जो नीचे जाति के रहते थे, जो कि इस सीढ़ी में सबसे नीचे रखा गया था, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता था। तो अपने आप की पहचान देने के लिए वो कहते थे कि हम क्या है, हम दलित हैं। दलित मतलब क्या होता है? कुचला हुआ या दबाया हुआ, दलित को यही कहते हैं, ठीक है। तो वैसे वो अपने आप को पहचान देने के लिए दलित नाम रख दिए थे, जो कि अब इन दलितों लोगों को किसमें रखा गया? अनुसूचित जाति में सरकार ने इनको रख दिया, ठीक है। अनुसूचित जाति के लोग जो आते हैं उन्हीं को कहते हैं दलित, ठीक है। देखिए एक भीमराव अम्बेडकर जो हमारे देश के बहुत बड़े एक नेता हैं, उन्होंने भी जब वो 9 साल के थे तो एक यहाँ जाति व्यवस्था के आधार पर भेदभाव का सामना किया था। इसमें इस बुक पे उनके बारे में कहानी दी गई है कि जब वो 9 साल के थे वो एक स्टेशन पे अपने पिताजी से मिलने आए थे, पर उनके पिताजी और उनके एक नौकर थे वो टाइम पर नहीं आ पाए, तो वो अब अपने घर जाना चाहते थे, ठीक है। तो घर जाना चाहते थे इसलिए वो क्या कर रहे थे, वो सवारी खोज रहे थे, ठीक है। लेकिन उनको सवारी नहीं मिल रहा। तो जो वहाँ के स्टेशन मास्टर थे वो उनसे आके पूछे, क्या हुआ बेटा, आप लोग कौन सी दिक्कत है? तो वो बोले कि ये बात है, हम अपने पिताजी का वेट कर रहे थे पर वो नहीं आ पा, और हमें क्या करना है, अब सोच रहे हैं कि हम घर वापस लौट जाए, ठीक है। तो जो वो थे वो इतने अच्छे कपड़े पहने थे, वे उनके भाई जो भीमराव अम्बेडकर है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उनके जो भाई थे वो इतने अच्छे कपड़े पहने थे, उनको देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो दलित है, ठीक है। लेकिन वो महार जाति के थे। जो महार जाति के लोग महाराष्ट्र में जो उस समय थे महार जाति के थे, और उनको क्या कहते हैं, वो भी एक दलित में ही आते हैं, ठीक है। तो जो स्टेशन मास्टर उनसे पूछ दिए, ठीक है आप कौन लोग हैं? तो उनके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मुँह से अचानक निकल गया कि हम महार जाति के। तो महार जाति के लोग बहुत पहले दलित में आए जाते, जो स्टेशन मास्टर है उनको अच्छा नहीं लगा, वो उनको वहीं पे छोड़कर चले गए, या वो छोड़कर चले गए। तो उनको बहुत दुख हुआ, और कुछ देर तक फिर वेट कर रहे थे, गाड़ी खोज रहे थे। जब स्टेशन मास्टर को पता चल गया था, तो स्टेशन मास्टर के द्वारा सबको पता चल गया था जिनके पास जो साधन थे ले जाने की, तो कोई उनको अपने गाड़ी में बैठा के नहीं ले जाना चाहता था।
कोई अपनी गाड़ी गंदी नहीं करना चाहता था। वो दुगना पैसा देने को भी तैयार थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उनके भाई, तो भी उनको कोई नहीं ले जा रहा था। तो वही उनको वहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको वहाँ पे बहुत बहुत अच्छा नहीं लगा कि जाति व्यवस्था के आधार पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जा रहा है। तो 1909 की बात है, जब वो कितने साल के थे, 9 साल के थे। तो उनने जाति व्यवस्था के आधार पे भेदभाव का सामना किया, जो कि अब ये दलितों के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा दलितों को बहुत साथ भी दिया है। संविधान जब बन रहा था तो ये क्या थे, दलित लोग के साथ थे कि दलित लोग की उन लोग को नीचे नहीं, उन लोग के साथ भी समान व्यवहार करना चाहिए। दलित लोग हैं उनके जो थे ये समर्थक थे भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है समानता के लिए संघर्ष। जब हमारा देश 1947 से आज़ाद होने वाला था, आज़ादी के लिए जब लड़ाई हो रही थी, उसमें बहुत से लोग समानता के लिए भी संघर्ष कर रहे थे, जैसे दलित, महिलाएं, ये सब। तो जो दलित थे वो संघर्ष कर रहे थे, उनको भी मंदिर में प्रवेश होना चाहिए, यानी कि उनकी भी इज्जत होनी चाहिए। और जो महिलाएं थी वो संघर्ष कर रही थी पुरुषों के समान, उन्हें भी क्या शिक्षा का अधिकार होना चाहिए। जो किसान थे या फिर जो दलित थे, उन लोग ये कह रहे थे कि जो ऊंचे जमींदार हैं उन्हें उनसे छुटकारा मिलना चाहिए, उनके ऊंचे ब्याज से उन्हें छुटकारा मिलना चाहिए। इन सब के लिए भी क्या संघर्ष हो रहा था। तो जब 1947 में हमारा जब देश आज़ाद हुआ, तो जो हमारे नेता थे, जब हमारा एक राष्ट्र बन गया हमारा जो देश, तो हमारा जो नेता थे उन्होंने सोचा कि हमारा संविधान ऐसा बनना चाहिए कि जहाँ सभी लोग को समान अधिकार मिले, किसी को कोई भी अपना कोई भी धर्म चुन सके, कोई नौकरी कर सके, कोई ये नहीं कि ये छोटी जाति के लोग ये काम नहीं करेंगे, बड़े जाति के लोग सिर्फ ये काम करेंगे, ऐसी कोई भी असमानता हमारे देश में व्याप्त न हो। उसी के आधार पे हमारे संविधान को बनाया गया और सबको समान अधिकार है, कोई नौकरी कर सकता है, किसी भी क्षेत्र में जा सकता है, किसी को कोई रोका नहीं जा सकता। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो हमारा देश है वो बहुत सारी विविधताओं से भरा हुआ देश है, फिर भी हम लोग साथ में एक साथ चलते हैं। ठीक है, एक साथ रहते हैं, विविधताओं से भरे, फिर भी एक साथ इकट्ठे अच्छे से रहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो हमारा देश है वो धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पे किसी धर्म को ऊंचा नहीं माना जाएगा, किसी धर्म को नीचा नहीं माना जाएगा, सबको बराबर माना जाएगा। ये हमारे जो संविधान में लिखा गया है, यानी कि अब आज के डेट में आप सबको समान अधिकार है। यही हमारे इस पूरे लेक्चर का और इस पूरे चैप्टर का यही सार था, जो कि हमने आई होप आपको बहुत अच्छे से समझाया। ठीक है, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादी धारणा, भेदभाव, दलित या भीमराव अम्बेडकर के आपने देखा कि उन्होंने क्या किया था 1901 में 1901 में उन्होंने एक सामना किया था, एक कहानी के तौर पे इस बुक में बताया गया। तो फ्रेंड्स यही सब रहा इस चैप्टर का मतलब। आई थिंक आपको फ्रेंड्स सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।